नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले उन प्रमुख खबरों पर, यानी कि एक नजर टॉप लाइंस पर। और आज न्यूज पंच के जरिए सबसे पहले और प्रमुख तौर पर बात होगी वक्फ कानून को लेकर। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई के बाद में फैसला 22 मई को सुरक्षित रख लिया गया था, जिस पर आज अहम सुनवाई हुई और फैसला सुनाते हुए कोर्ट की तरफ से 3 संविधान पर रोक लगाई गई है। और कौन कौन से आखिर वो संशोधन है बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कतर अकेला नहीं है। और कतर के खिलाफ कतर इस समय कई मुस्लिम देशों को एकजुट बनाने पे जुटा हुआ है। एक समिट होने जा रही है। आखिर क्या है ये समिट और किसके खिलाफ ये समिट हो रही है बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है टीम इंडिया से जुड़ी, क्रिकेट से जुड़ी। जी हां, जहां टीम इंडिया ने पाकिस्तान की टीम को पूरी तरह से इग्नोर मारा है और उस इग्नोर की जो एक वीडियो है वो इस वक्त जमकर वायरल हो रही है। आखिर क्यों इग्नोर मारा और किस तरीके की तस्वीरें सामने आई दिखाएंगे वो विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ। तो जहां आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से साफ इनकार करते हुए कहा कि किसी भी कानून पर केवल दुर्लभता यानी रेयर ऑफ द रेयर मामलों में ही रोक लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के 3 संशोधन पर रोक लगा दी। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे आज सुनाया गया है। वक्फ संशोधन बिल 2025 को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई थी और इस बिल को लोकसभा की जब हम बात करते हैं लोकसभा में 288 सदस्यों के समर्थन के साथ इसे पारित किया गया था। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से इस पूरी खबर को लेकर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वक्फ पर सुप्रीम फैसला। तो वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह अहम फैसला दिया गया, जहां पूरे वक्फ कानून पर स्टे लगाने से साफ तौर पर कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा कि पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, सिर्फ कुछ संशोधन पर ही रोक लगाई जा सकती है। तो ऐसे में कोर्ट ने कुछ धाराओं को संरक्षण की जरूरत है, ये बात कोर्ट की तरफ से कही गई। इसके साथ ही 3 प्रावधानों पर अंतरिम रोक इस समय कोर्ट की तरफ से लगा दी गई। आखिर कौन कौन से वो 3 प्रावधान है वो भी आपको बताएंगे। जिसमें खास तौर पर जो पहला प्रावधान है कि 5 साल इस्लाम की प्रैक्टिस वाली जो शर्त थी वक्फ का सदस्य बनने के लिए, उस शर्त पर सबसे पहले रोक लगाई गई है। और उसमें एक नियम भी दिया गया है कि जब तक नियम के तहत सरकार इसके लिए तैयार नहीं होती तब तक ये रोक रहेगी। वहीं दूसरी तरफ बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्यों की बात कही गई। संपत्ति या फिर सर्वे नहीं करेंगे कलेक्टर, ये बात भी इस दौरान कोर्ट की तरफ से कही गई है। साथ ही आपको बता दें कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अधिकतम 4 गैर मुस्लिम सदस्य ही हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 सदस्य। और वहीं राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए, ये बात भी कोर्ट की तरफ से कही गई। इसके साथ ही इस बोर्ड का जो सीईओ होगा वो मुस्लिम समुदाय से ही होना चाहिए, ये भी सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने आज रखा है। दरअसल 22 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा गया था कोर्ट की तरफ से। 3 दिन लगातार अहम सुनवाई हुई और उसके बाद में कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा था। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद में ये बिल कानून का रूप लिया था, जिसमें अब संशोधन जो हुए थे उस पर प्रावधानों पर फिलहाल रोक लगाई गई। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कुछ कहा है एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। जहां आपको बता दें दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में खासतौर पर कहा कि पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती, 5 साल इस्लाम की अनिवार्यता पर ही रोक लगाई है। स्पष्ट नियम ना बनने तक ये रोक लगाई गई है कोर्ट की तरफ से, जिसमें खास तौर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अधिकतम 4 गैर मुस्लिम इसमें हो सकते हैं और साथ ही राज्य वक्फ बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। मुस्लिम समुदाय से ही बोर्ड का सीईओ होना चाहिए, ये बात कोर्ट की तरफ से कही गई। साथ ही जांच रिपोर्ट आने तक वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी, ये बात भी कोर्ट ने कही। और
इस पूरे फैसले को लेकर के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कुछ कहना है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। कंट्री में कम्युनल नो एंट्री का जो है वो फार्मूला नहीं चल सकता। दूसरी चीज़ ये कि मैं मानता हूँ कि जो लोग इस पूरे के पूरे वक्फ के सुधार पर हाहाकार और हंगामा और हुड़दंग कर रहे हैं, वो शुद्ध रूप से ऐसी लूट की लंपट लाबी है जो लूट के लीगल लाइसेंस की छूट चाहती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसलिए जो है वो जो भी कोर्ट ने इस पे फैसला किया है सरकार ज़रूर उसको देखेगी, लेकिन मेरा मानना है कि इस सुधार पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक प्रहार जो है वो स्वीकार नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाला है और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज़ होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज़ कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फ़ायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला आज दिया गया है। 22 तारीख को जब अहम सुनवाई हुई थी, उसके बाद में इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज फैसला सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका चौतरफा स्वागत भी किया जा रहा है। एक बार आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। Any work has to be taken by the government, or the possession has to be taken back. That the procedure laid down in the Waqf Act, including the amendment of the Waqf, that procedure has to be followed by the tribunal as well as by the Honorable High Court. So after judgment of the tribunal only, that order can be given effect to. So that is the very clear order today by the Honorable Supreme Court. And very important order that those works are now has to be registered, meaning thereby those works which are not registered, they will not be treated as work property. मुस्लिम समुदाय देश की उच्चतम न्यायालय में गया और उस पर भरोसा किया, आज उसका फैसला आ गया। तमाम लोगों को अब उसे तस्लीम करना चाहिए, बिल्कुल उस अंदाज से जैसे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की डिस्प्यूट का किया था। इसमें कोई भी सियासी पार्टी अपनी सियासी रोटी ना सेके, बल्कि मुसलमान को ये समझना चाहिए कि उसका हमदर्द कौन है और उसका दुश्मन कौन है। लोग जानते हैं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में जो फैसला आया है, ये एक इंटरिम फैसला है। इसमें जो हम लोगों की डिमांड थी कि कंप्लीट एक्ट पर स्टे हो, वो नहीं डिमांड फुलफ़िल हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी रिलीफ कोर्ट ने दी है, उसको हम लोग वेलकम करते हैं। नहीं, जहाँ तक जो अभी बात सामने आई है वो ये है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट मुस्लिम ना मिले तो फिर मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम मेंबर्स बनाए जा सकते हैं। इसकी अभी वजाहत दरकार है। तो कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसका चौतरफा स्वागत तो हो ही रहा है और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास साथी से जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विकास, सीधे तौर पर आसान भाषा में एक बार हमारे दर्शकों को समझाइए जो कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है। देखिए, सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा है कि जो एक व्यवस्था नए एक्ट में दी गई थी जिसमें कहा गया था कि वक्फ बाय यूजर आने वाले दिनों में मान्य नहीं होगा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बाय यूजर अगर हटाया है सरकार ने दुरुपयोग के आरोप के चलते, तो इसमें कोई वजह नहीं दिखती कोर्ट को कि इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप करे। दूसरी बात कोर्ट ने यहाँ पर यह कही है कि जो एक प्रोविजन ये था जिसमें पुराने और नए कानून में फर्क ये था कि पुराने कानून में अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर के वक्फ और सरकार के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो उसकी जांच कलेक्टर करते थे। इस बीच जब तक जांच चलती थी उसका स्वरूप प्रॉपर्टी का नहीं बदलता था। नया कानून ये कहता है कि जैसे ही कलेक्टर जांच शुरू करते हैं और जब तक वो रिपोर्ट नहीं दे देते तब तक इस विवादित जमीन को वक्फ का नहीं माना जाएगा रेवेन्यू पर्पस के लिए। यानी कि मालिकाना हक भले ही कोर्ट तय करें, जो जांच चल रही है सरकारी जमीन के आरोप को लेकर के वो कलेक्टर की रिपोर्ट तय करे, लेकिन जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस प्रॉपर्टी से वो वक्फ को नहीं जाएगा। इस प्रोविजन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो व्यवस्था पहले थी, यानी कि ट्रिब्यूनल डिसाइड करता था
और हाईकोर्ट फिर डिसाइड करता था कि आखिर मालिकाना हक किसका है। वो व्यवस्था सही थी। हम सीधे कलेक्टर को ये पावर नहीं दे सकते कि जांच के दौरान ही वो ये भी एज्यूम कर लें कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। तो ये जी। सबसे बड़ी जीत याचिकाकर्ताओं की और एकमात्र जीत यहाँ पर दिखती है, क्योंकि बाकी जो बातें हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट सरकार से सहमत दिखा है। मसलन वक्फ बाय यूजर को हटाना कोर्ट सहमत है, नॉन मुस्लिम मेंबर्स का वक्फ बोर्ड में शामिल करना या सेंट्रल वक्फ काउंसिल में शामिल करना, उस पर भी कोर्ट सहमत है केंद्र सरकार के साथ। ये दो बड़े जो मुद्दे थे, इनको याचिकाकर्ता लगातार उठा रहे थे कि जी। वक्फ बाय यूजर नहीं हटना चाहिए और ना ही नॉन मुस्लिम मेंबर्स को वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में शामिल किया जाना चाहिए। और इन दोनों ही मुद्दों पर कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें विकास, तो बोर्ड में कितने सदस्य होने चाहिए गैर मुस्लिम, उस पर भी अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने अपनी तरफ से ये कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो केंद्र के स्तर पर है उसमें 4 मेंबर नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं जी। और जो स्टेट वक्फ बोर्ड्स होते हैं उनमें 3 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं। आमतौर पर 11 मेंबर की दोनों जो विभाग हैं। इसमें कोर्ट ने एक बात और भी कही सजेशन के तौर पे, क्योंकि कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स वक्फ बोर्ड का हिस्सा होंगे, मसलन राज्यों में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री या केंद्र में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल का हिस्सा होंगे। इसीलिए सुनिश्चित ये किया जाना चाहिए कि किसी भी पैटर्न में आप सदस्यों को लें, ये 4 और 3 की संख्या बनी रहे। इसके अलावा कोर्ट का एक सजेशन था, हालांकि बाध्यता नहीं है कोर्ट की तरफ से, कि जो आप सीईओ चुन रहे हैं वक्फ बोर्ड के लिए वो भी मुस्लिम समुदाय से हो तो ये बेहतर होगा। एक और जो बात जो कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट की है, उसको भी मैं कहूँ कि पूरी तरह से खारिज नहीं किया याचिकाकर्ताओं की मांग पर, कि एक प्रोविजन ये था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 5 साल मुस्लिम समुदाय में रह चुका हो वही वक्फ क्रिएट कर सकता है। ये जो शर्त थी नए वक्फ कानून में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एक अंतरिम रोक लगा दी और ये कहा है कि कौन से व्यक्ति को कैसे आप मानेंगे कि उस 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, इसको लेकर के कुछ रूल्स होने चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट वो अथॉरिटी है जो ये रूल्स फॉर्म करेगी। जब तक स्टेट गवर्नमेंट ये रूल्स फॉर्म नहीं कर देती तब तक आप ये लागू नहीं कर पाएंगे। तो ये एक थोड़ी आंशिक राहत है याचिकाकर्ताओं के लिए। हालांकि सैद्धांतिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी खारिज नहीं किया है, बस ये जरूर कहा है कि 5 साल कैसे आप तय करेंगे कि कोई व्यक्ति प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, वो स्टेट रूल्स बनाए और उसके बाद ये भी व्यवस्था लागू हो जाएगी आने वाले दिनों में, जैसे एक बार रूल फॉर्म्स हो जाते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि इजराइल हमले के बाद में 15 सितंबर यानी कि आज कतर सरकार राजधानी दोहा में इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट का आयोजन कर रही है। दरअसल कतर अपनी राजधानी में पिछले हफ्ते हुए इजरायली हवाई हमले के जवाब में ये समिट आयोजन कर रहा है, जिसमें 50 से ज्यादा मुस्लिम देश एकजुट होंगे। और इस बैठक को लेकर अरब लीग के जो महासचिव हैं उनकी तरफ से रविवार को बैठक के बाद कहा गया कि ये शिखर सम्मेलन अपने आप में एक शक्तिशाली संदेश देता है। संदेश साफ है कि कतर अकेला नहीं है, अरब और इस्लामी दुनिया उसके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। इस शिखर सम्मेलन में उम्मीद है कि इस्राइल के खिलाफ सख्त शब्दों में एक बयान भी जारी किया जाएगा और यह भी तय किया जाएगा कि इजरायली हमलों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाए। फिलहाल इजराइल का सैन्य अभ्यास की अगर हम बात करें तो गाजा तक ही वो सीमित नहीं है, बल्कि वो ईरान, सीरिया, लेबनान और यमन तक फैल चुका है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं दोहा में जुट रहे मुस्लिम देशों के नेता। जी हां, दोहा समिट का ये आयोजन दोहा में इस वक्त किया जा रहा है और जहां पर 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों के जो नेता हैं वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, कतर का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। कतर पर इजरायली हमला सीधे तौर पर इस समिट का मुद्दा रखा गया है। अरब इस्लामिक देश जो है इजराइल को सीधे तौर पर चेतावनी देंगे और अरब इस्लामिक समिट का मसौदा प्रस्ताव भी है सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि संबंधों के लिए इजरायली हमला जो है वो खतरा है, ये बात मुस्लिम देशों की तरफ से कही जा रही है। और इजराइल ने 9 सितंबर को ये हमला किया था और उस हमले के बाद में ये इमरजेंसी समिट बुलाई गई है, जिसमें 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों के नेता एकजुट हो रहे हैं। हमास के 5 लड़ाकों के मारे जाने की भी इस दौरान पुष्टि हुई थी। लेकिन सीधे तौर पर जब एकजुट होंगे तो इजराइल के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन प्लान जरूर तैयार किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही इजराइल ने भी इस पूरी समिट पर पलटवार कर दिया और हमले की वैश्विक निंदा पर नेतन्याहू ने यह पलटवार किया और कहा है कि कतर पर हमास की मौजूदगी को लेकर दबाव बनाया गया।
इसके साथ ही नेतन्याहू के दोहा को सीधे तौर पर वार्निंग नेतन्याहू की तरफ से दी गई है और कहा कि हमास नेताओं को निष्कासित करे कतर। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कही गई है इस समिट को लेकर के। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम करेंगे। तो सीधे तौर पर ये वार्निंग समझे, चेतावनी समझे जो बात नेतन्याहू की तरफ से कही गई। हमास नेताओं के छुटकारा पाने से भी बाधा जो है वो दूर होगी, ये बात भी नेतन्याहू कह रहे हैं। और साथ ही उनका कहना है कि बंधकों की रिहाई और युद्ध समाप्ति की बाधा दूर होगी, ये बात नेतन्याहू की तरफ से कही गई है इस समिट को लेकर के। लेकिन इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इस हमले को लेकर काफी कुछ कहा गया है। सीधे तौर पर ट्रंप ने कहा है कि यह हमला दोबारा नहीं होगा। इजरायली हमले से डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज नजर आया और कतर को उन्होंने अपना काफी करीबी सहयोगी डोनाल्ड ट्रंप ने बताया और कहा है कि शांति स्थापित के लिए कतर मेहनत कर रहा है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कतर के अमीर को ट्रंप ने आश्वासन भी दिया है कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी जेसिका इस वक्त जुड़ रही हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। जेसिका, जिस तरीके से समिट का आयोजन किया जा रहा है, 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों के नेता जो हैं वो एकजुट होते हुए दोहा में नजर आएंगे, लेकिन इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का साथ भी कतर को मिलता हुआ दिख रहा है। जेसिका जी, और जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, आप देखेंगे अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से फ़िलहाल मीटिंग कर रहे हैं और उनके बीच में भी बातचीत चल रही है कि इस समस्या का हल क्या निकलेगा और आगे इज़राइल का क्या प्लान है। जैसे कि सभी देशों की मांग है, जो जितने बाकी मुस्लिम देश हैं जो बता रही हैं 50 के करीब अभी दोहा में इकट्ठा हुए हैं और वो इस बात पर निर्णय भी लेंगे कि आगे का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। वहीं उस तरफ अमेरिका के मार्को रूबियो और इज़राइल के बेंजामिन नेतन्याहू भी उस चर्चा पर जुटे हैं। पर देखने वाली बात यह है कि आगे चल के अमेरिका की क्या स्ट्रैटेजी रहती है इन देशों को लेके। एक तरफ कतर, जिसको अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं, एक ग्रेट एलाय के तौर पे है, और दूसरी तरफ इज़राइल जो उनका बहुत ही पुराना एलाय रहा है और काफ़ी समय से अमेरिका ने काफ़ी मदद भी पहुंचाई है इज़राइल को, सिर्फ मिडल ईस्ट में ही एक स्टेबिलिटी और पीस के तौर पर जैसे अमेरिका ने साझेदारी देखी है इज़राइल के साथ। तो एक मुश्किल समय है ये अमेरिका के लिए, पर देखना होगा कि ये जो 50 देश हैं ये किस तरीके का समर्थन लेकर आते हैं, क्या एक्शन प्लान होता है कि आगे चल के इज़राइल को कैसे जवाब देना है। बट फिलहाल आप देखिए इज़राइल का जो गाज़ा में एक तरीके से ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और उस पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। तो देखना होगा आगे कि क्या निष्पक्ष तरीके से 50 देशों की जो मीटिंग है उसमें क्या निकलेगा। इसके साथ ही जहां एक तरफ इस समिट का आयोजन, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी लगातार चेतावनियां दे रहा है, वार्निंग दे रहा है कि या तो आप इसको अलग कर दीजिए नहीं तो हम कर देंगे। ये बात भी कही गई। जेसिका, देखिए, चेतावनियों का सिलसिला तो करीबन 3 साल से चल रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। आपने देखा जिस तरीके से ये इज़राइल का ये हमला हुआ था थोड़े दिनों पहले 9 सितंबर को दोहा में, इससे काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई हैं और एक चेतावनी उस तरीके से भी दी गई थी इज़राइल की तरफ से। पर फिलहाल जिस तरीके की अमेरिकन सिक्योरिटी है दोहा में, आप बात करें अल उदैदा जो पोर्ट है जहाँ पे अमेरिकन एयरबेस है, वहाँ पे करीब 10,000 अमेरिकन ट्रूप्स हैं, अमेरिकन एयरफोर्स के, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के और कतर के खुद के एयरफोर्स के। तो जिस तरीके से आप देखें बिल्डअप वहाँ रहा है, कतर एक इम्पॉर्टेंट बेस भी रहा है अमेरिका के लिए और उसके एलाइज के लिए, तो कतर को सपोर्ट करना भी ज़रूरी होगा अमेरिका के लिए। पर दूसरी तरफ इज़राइल है, जितनी मर्जी चेतावनियाँ इज़राइल ने दी हो कुछ पिछले 2-3 सालों में और जितने UN आपने रेजोल्यूशन या सैंक्शंस या आपने जितने भी मोशंस देखे हैं, इज़राइल को वो रोक नहीं पाया है। तो अब ये इन देशों के साथ और अमेरिका की अलग अब स्ट्रैटेजी क्या रहती है, जिस तरीके से इज़राइल से बनाकर आगे चला जाए और ऐसे जो हमले हैं वो कम हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेसिका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। लेकिन इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जो है क्रिकेट जगत से जुड़ी। जी हाँ, एशिया कप 2025 में बीते कल भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेला गया और इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 7 विकेट से रौंद दिया। सूर्य कुमार यादव ने सीधे तौर पर अगर हम देखें तो छक्का लगा करके पाकिस्तान को बिल्कुल धूल चटा दी और इसके साथ जिसके बाद में भारतीय टीम के सदस्यों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से भी इनकार करते हुए नजर आए।
एक और तो पाकिस्तान की करारी हार हुई, तो वहीं दूसरी ओर जमकर उसकी बेइज्जती भी हो रही है। दरअसल सीधे तौर पर देखें तो टीम इंडिया ने फुली इग्नोर किया है इस वक्त पाकिस्तान की टीम को। जीत के बाद हैंडशेक नहीं किया गया है, जो कि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब मैच पूरा हो जाता है, चाहे कोई भी हारा हो या जीता हो, लेकिन हैंडशेक किया जाता है। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। टीम इंडिया के किसी भी खिलाड़ी ने हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तानी खिलाड़ी से, और साथ ही सूर्य कुमार और साथ ही शिवम दुबे ने भी नजरअंदाज करते हुए टीम पाकिस्तान को नजर आए। पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर ही शर्मसार हुए। वो काफी देर तक टीम इंडिया का इंतजार भी करते रहे कि टीम इंडिया ड्रेसिंग रूम से बाहर आएगी तो हाथ मिलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूर्य कुमार ने छक्का जड़ करके पूरे टीम को जीत दिलाई, और साथ ही हैंडशेक पर इंतजार करते हुए पाकिस्तान के खिलाड़ी बीते कल नजर आए हैं, जिसको लेकर अब पाकिस्तान की सीधे तौर पर हम देखें तो करारी बेइज्जती हो रही है। भारत पाकिस्तान सुपर 4 में आ सकता है, सामना हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही टीम इंडिया की आंधी में पाकिस्तान उड़ता हुआ नजर आया। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंद दिया। बीते कल का जो ये पूरा क्रिकेट मैच रहा था काफी इंटरेस्टिंग भी रहा, और सीधे तौर पर पाकिस्तान के हर तरफ इस वक्त बेइज्जती जरूर नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही सेना को समर्पित जीत, ये बात पाकिस्तान इस वक्त टीम इंडिया की तरफ से कही गई। आपको बता दें कि भारतीय कप्तान ने जीत जो है वो सेना को समर्पित की है। जो ये बीते कल जो जीत हुई, पाकिस्तान टीम ने भारत के आगे घुटने टेक दिए। सूर्य ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी, और पाकिस्तानी कप्तान मुंह छुपाते हुए बीते कल नजर आया, और वो तस्वीरें तमाम इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। और इसी को लेकर के आखिर सूर्य कुमार यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। We actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack, and we stand with their families, also express our solidarity. Also, as I said at PC, that we dedicate this win to our brave armed forces who took part in Operation Sindoor, and as they continue to inspire us all, we'll try our best whenever given an opportunity to inspire them as well, if possible. तो सूर्य कुमार यादव को आपने सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो जीत जो है वो भारत की सेना के लिए समर्पित है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का करेंगे। अभिषेक, एक तरफ तो पाकिस्तान की हार के चर्चे, तो वहीं दूसरी तरफ नो हैंडशेक का वीडियो जो जमकर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल कृतिका, सही कहा आपने। काफी सवाल ये पूछे गए कि हैंडशेक क्यों नहीं किया गया, और ये कस्टमरी होता है। कृतिका, मैं व्यूअर्स को बता दूं, कोई ये रूल नहीं है, कोई आईसीसी के रूल में नहीं है या आईसीसी के रूल में नहीं है कि आपको हैंडशेक करना होता है। सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाया और वो डगआउट की तरफ चले गए, हैंडशेक नहीं किया। और ये हैंडशेक पहले भी नहीं हुआ टॉस के दौरान, और जब टीम शीट एक्सचेंज होती है दो कप्तानों के बीच में, उसमें भी दोनों कप्तानों ने एक्सचेंज नहीं की, सूर्य कुमार यादव ने एक्सचेंज नहीं की, वो किसी के थ्रू करवाया गया। और जैसा हमने सुनाया भी अपने व्यूअर्स को कि सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी और पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये साफ तौर पे कहा कि ये पहले से ही डिसाइडेड था। ऐसा नहीं है कि हमने उस टाइम डिसाइड किया कि हमने हैंडशेक नहीं करना है, और हमारी जो पॉलिसी है वो बीसीसीआई और गवर्नमेंट के साथ पूरी तरह से अलाइंड है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम ये जो विन है वो डेडिकेट करना चाहते हैं आर्म फोर्सेस को, जो ऑपरेशन सिंदूर में थे, भारत की ओर से वो लड़े। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वी स्टैंड बाय द विक्टिम्स ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक एंड वी स्टैंड बाय देयर फैमिलीज आल्सो, जिसका साफ तौर पर मतलब है कि टीम इंडिया आगे भी अगर पाकिस्तान से मुकाबला होता है 21 तारीख को, ये मुकाबला एक बार फिर से ये लगता यही है कि देखने को मिलेगा सुपर 4 स्टेज में, क्योंकि ग्रुप ए में पाकिस्तान और भारत दोनों हैं। ग्रुप ए में जो टॉप करेगा और जो ग्रुप बी में ग्रुप ए में जो दूसरे नंबर पर होगा, उनके बीच में मुकाबला होगा। तो लगता यही है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 21 तारीख को एक बार फिर से देखने को मिलेगा, जो सुपर 4 स्टेज का मुकाबला होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया, पाकिस्तान को पूरी तरह से धूल चटा दी और चिर प्रतिद्वंदी को जिस तरह से मात दी, कृतिका आप देखिए, लगा ही नहीं पूरे मैच में कि पाकिस्तान एक तरह से कमबैक कर रहा है और पाकिस्तान भारत को कंपटीशन दे रहा है। आप
गेंदबाजी की बात करें, जो हमारी स्पिन तिकड़ी है, चाहे कुलदीप की बात करें, चाहे अक्षर की बात करें, हार्दिक पांड्या ने जो पहली लीगल डिलीवरी थी मैच की, उसमें ही पाकिस्तान के ओपनर को उन्होंने आउट किया और क्या कमाल की टीम इंडिया ने बल्लेबाजी भी की। अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर शाहीन अफरीदी की गेंद पर चौका लगाया और दूसरी गेंद पर छक्का लगाया, जो साफ दिखाता है कि टीम इंडिया अव्वल है और टीम इंडिया पाकिस्तान को उन्होंने इस मैच में कहीं भी स्टैंड होने नहीं दिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो आज की स्थिति यह है कि खुद पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनके भी हौसले इस समय पस्त हो चुके हैं और बराबरी की बात तो बहुत दूर है, बल्कि भारतीय खिलाड़ियों के आसपास भी पाकिस्तान की टीम नजर नहीं आती है और बातें बड़ी बड़ी लेकिन दर्शन छोटे वाली बात पाकिस्तान की टीम करती नजर आती है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।